वेलकम टू नेशन इन्फो हब विद इकराम उल हक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूएपीए कानून यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इस कानून के तहत सरकार जो है वो आतंकी गतिविधियों की रोकथाम का काम करती है। दिल्ली के करकड़ुमा कोर्ट के प्रैक्टिशनर एडवोकेट शुभम भारती ने बताया कि इस कानून के तहत पुलिस को जो ताकत दी जाती है वो ये है कि वो संदिग्ध लोगों को चिन्हित करें यानी निशानदेह करें और उनको पकड़ें जो कि गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, लोगों को उसमें शामिल करते हैं। यूएपीए के मामले में इसकी जांच एनआईए करती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती है, जिसके पास ये अधिकार होता है कि वो संदिग्ध या आरोपी के ज़मीन की या प्रॉपर्टी की जब्ती भी करवा सकते हैं। अगस्त 2019 के पार्लियामेंट सेशन में यूएपीए अमेंडमेंट बिल पास किया गया। इसके तहत अब ये हो गया था कि पहले जहाँ पर किसी एक संगठन को आतंकवादी घोषित किया जाता था, अब वहाँ पर किसी एक इंसान को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है बिना किसी जांच के, या सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी इंसान को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। इस पर विपक्ष ने बोला ये अमेंडमेंट जो है ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। उस पर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए और सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो आतंकवाद को जड़ से मिटाना है, और आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए यूएपीए में अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है। ये पहली बार नहीं है कि यूएपीए कानून के तहत अमेंडमेंट्स हुए हो। इससे पहले भी 2004, 2008, 2012 और 2019 में संशोधन किया गया, और जब संशोधन होने के बाद डाटाओं का अगर देखें हम तो उसमें सबसे ज़्यादा जो भागीदारी बढ़ी है यूएपीए के अंदर वो है मुस्लिम, किसान और आदिवासी लोगों की। 2019 में जब यूएपीए अमेंडमेंट बिल लाया गया पार्लियामेंट में, तो अमित शाह के बयान के बाद हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, आप पहले इस वीडियो सुन लें। The government is taking over the judicial independence under article, which is guaranteed under Article 50. You are a lawyer, Madam Chairperson. Now, as the law present stands, if I am called a terrorist, I can only be called a terrorist after a court convicts me. It cannot be on the basis of the feelings of the government or on the mere suspension. I have to be given a judgment by a court of law. Then only I am called a terrorist. You have zero tolerance for terrorism. May I ask very respectfully to the Honorable Home Minister, what about your zero tolerance towards miscarriage of justice? Recent example, 3 days ago, 4 boys from Amroha were released by NIA after spending 7 months. Now, will you suspend those officers? You cannot suspend, madam. You know, please allow me, madam. Please. I've already given you 1 minute please, extra. madam, I request you, madam. Please, give me 3 minutes. Madam, there's 197 CRPC, 45(1) CRPC, which will not allow you to suspend the officials. Only what is the remedy for me? Article 311. Will you suspend those NIA officers? No, you will not do it. And I blame Congress party for this. They are the ones, they are the main culprits for bringing this law. They are the ones. And when they are in power, they are bigger than BJP. When they lose power, they become big brother of Muslims. That is my tragedy. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा ये विधेयक, ये बिल आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अगेंस्ट जाती है। मेरे विचार से सरकार की भावना या शक की बुनियाद पर किसी व्यक्ति को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता है। जब तक अदालत किसी को आतंकवादी घोषित ना कर दे या फैसला ना दे दे कि वो आतंकवादी है, तब तक कोई भी आतंकवादी कैसे बोल सकता है। ये एक तौर पर सामाजिक बहिष्कार है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात और कहा पार्लियामेंट के अंदर कि इस बिल के अंदर जुडिशल रिव्यू की कमी है और वो जानना चाहते हैं कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के ऊपर भी हमला किया और उसको जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि 1967 में जब ये यूएपीए कानून बना तब उस टाइम सरकार कांग्रेस की थी। यूएपीए के सेक्शन 18, 19, 20, 38, 39 के तहत केस दर्ज किया जाता है। आरोपी के आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात सामने आने पर यूएपीए की आर्टिकल
38 लगाई जाती है और वहीं आतंकी संगठनों की मदद पहुंचाने पर आर्टिकल 39 यूज़ किया जाता है। UAPA एक्ट के आर्टिकल 43D2 के हिसाब से किसी भी शख्स को या आरोपी को दुगने समय के लिए, दुगने वक्त के लिए जेल भेजा जा सकता है या पुलिस रिमांड में भेजा जा सकता है। जुडिशल कस्टडी जो है वो 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। अब हमने जब UAPA को थोड़ा बहुत समझ लिया है तो हम देखते हैं कि 17 जुलाई को ही NIA के एक स्पेशल कोर्ट ने 121 आदिवासियों को हमले के एक केस में बरी किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में हुए उस हमले में 25 CRPF सैनिक मारे गए थे और 7 घायल हुए थे। बेगुनाह होते हुए भी इन 121 आदिवासियों ने अपने ज़्यादातर पिछले 5 साल जेल में काटे। हमले के बाद पुलिस ने इन 121 आदिवासियों को 302, 307, 149 और आर्म्स एक्ट और UAPA की सेक्शन 38 और 39 के तहत गिरफ्तार किया था। लेकिन मामले की सुनवाई केस दर्ज होने के 4 साल बाद यानी अगस्त 2021 में शुरू हुई। कोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए और ये भी बोला कि प्रोसिक्यूशन इस बात को साबित करने में नाकाम रहा है कि आरोपियों के पास से असला बारूद बरामद किया गया है या जब ये विस्फोट हुआ था उस समय पर आरोपी उस घटना स्थल पर मौजूद थे। क्या छत्तीसगढ़ पुलिस पर इस बात का इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने आम गांव वालों को कुर अपराधी के तौर पर या मुजरिम के तौर पर पेश किया और उनके मौजूदा जो लड़ाई है माओवादियों के खिलाफ उसमें अपने संघर्ष में उनको बलि का बकरा बनाया गया? क्या पुलिस के ऊपर इस बात का सवाल नहीं उठना चाहिए? साथ ही साथ आज के दौर में इन लोगों ने अपनी आजीविका खो दी है और हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में रोज़गार मिलना कितना मुश्किल है। तो हम इसके लिए सबसे पहला इसके लिए जो सवाल बनता है वो ये है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है जिसने इनकी रोज़गार छीन ली। जेल से निकले इन आरोपियों ने कहा कि उन लोग को नींद से उठाकर, उनके घर से उठाकर सीधे जेल में डाल दिया गया। रिहाई के बाद ये लोग दांतेवाड़ा के सुकमा ज़िले के 150 किलोमीटर के दूर दराज के गाँव में लौटना शुरू हो गए हैं। जेल में बंद इन लोगों को बहुत सारे लोग इनमें से ऐसे हैं जिनको सिर्फ स्थानीय भाषा या उनकी मादरी ज़बान आती है। उन्होंने जेल में हिंदी सीखा। इनमें से कई सारे ऐसे हैं जो 20 से 30 साल के बीच के हैं और उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो नए शादीशुदा थे। रिहा हुए लोगों में से एक शख्स ने बताया कि 24 अप्रैल 2017 को जब ये घात लगाकर हमला हुआ उस समय वो अपने घर पर था। उसका घर हमले के स्थान से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। 2 दिन बाद पुलिस तफ्तीश करने आई और सुबह करीब 4 बजे उसके गांव से 4 लोगों को उठाया जिसमें वो और उसका एक भाई भी था। उनकी रिहाई में बहुत खर्च हुआ और वो बोलते हैं कि उनको नहीं पता कि अब उनके घर पे क्या बचा है और क्या नहीं बचा है। इसी तरह हम एक और केस पर नज़र डालते हैं। जब 1996 में लाजपत नगर ब्लास्ट हुआ था उस समय पे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, निसार, मोहम्मद अली भट्ट और लतीफ़ अहमद। इन तीनों को 23 साल जेल में गुजारना पड़ा। जो क्राइम उन्होंने कभी किया ही नहीं, जो जुर्म उन्होंने कभी किया ही नहीं, उसके लिए उन्हें 23 साल जेल में गुजारना पड़ा। 23 साल बाद कोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी किया। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि इन्होंने जो 23 साल जेल में काटे उसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसकी भरपाई कौन करेगा? हर साल 2014 से 2020 के बीच औसतन लगभग 985 ऐसे केसेस UAPA के तहत दर्ज किए गए, जिसमें से उसकी अगर हम इंक्रीज़ होने की रेट देखें तो वो 14.38% है। के अलावा अगर हम देखें तो पिछले 7 सालों में जांच के लिए औसतन 40.58% केसेस को जांच के लिए भेजा गया। उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 4.5% ऐसे केसेस हैं जो पूरे हुए हैं। NCRB के रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले 5 सालों में UAPA के तहत कुल 7,840 लोगों की गिरफ्तारी की गई और उनके ऊपर केस चलाया गया। इनमें से महज 155 ऐसे मामले हैं जहां पर आतंकवाद से जुड़े आरोप साबित किया जा सका, जिसका मतलब है कि 97.8% केसेस पर कोई भी आरोप तय नहीं किया जा सका। और साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि ओनली 2.2% ही ऐसे केसेस है जहां पर आरोप साबित किया जा सका है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर सरकार जनता पर राज्य का आतंकवाद थोप रही है। अब किसी भी शख्स को मनमाने तरीके से सरकार आतंकवादी करार दे देती है। दिलचस्प बात यहाँ पे ये है कि शक की बुनियाद पर सरकार के पास अब किसी को भी आतंकवादी करार देने का हक है।
ना कि सबूत और गवाहों के मद्देनज़र ध्यान रखते हुए किसी अदालत के पास। जाने माने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक्सपर्ट और नलसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद के वाइस चांसलर फैज़ान मुस्तफ़ा का क्या कहना है, अब आप ये भी जान लें। UAPA संशोधन ने एक आरोपी और दोषी के बीच महत्वपूर्ण अंतर हटा दिया है और एक आरोपी होना और दोषी होने के समान ही बराबर होगा। दरअसल कोई व्यक्ति अब आरोपी बन जाता है जब कोई जज उसके खिलाफ संज्ञान लेकर और न्यायिक दिमाग लगाने के बाद आरोप तय करता है। अब सरकार के पास अपने दम पर लोगों को आतंकवादी घोषित करने की शक्ति होगी। ये एक व्यापक शक्ति है जिसमें कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। घोषणा को हटाने के लिए कोई निवारण तंत्र भी नहीं बनाया गया है। इस तरह की घोषणा से सरकार को क्या लाभ हो सकता है, ये भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ना तो कोई नया अपराध सृजित हुआ है और ना ही कोई नई सज़ा दी गई है। जिन राज्यों ने UAPA के तहत गिरफ्तारियों में सबसे अहम रोल अदा किया है उसमें हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। 2015 से 2019 के बीच UAPA के तहत 7,050 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 30.6% मणिपुर से, 19.8% उत्तर प्रदेश से, 14.22% असम से, 8.4% बिहार से और 7.31% झारखंड से और 7.16% जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया है। इससे पता चलता है कि इन 6 राज्यों में से पिछले 6 वर्षों में देश की कुल गिरफ्तारियों का 87% से अधिक रोल रहा है। अंत में हम ये देखते हैं आखिर में कि इस दौर में सरकार जो है वो कैसे अलग अलग तरह के एक्टिविस्टों पर UAPA लगाती है, जिनमें कुछ नाम हैं उमर खालिद, शर्जील इमाम, मीरान हैदर, खालिद सैफ़ी, नताशा नरवाल, देवांगिना कलिता, गुलफ्शा फातिमा, शादाब अहमद, ताहिर हुसैन, शिफाउर रहमान और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पे सरकार ने मनमाने तरीके से UAPA लगाकर उनको जेल के अंदर बंद कर रखा है। UAPA एक ऐसा कानून है जिसके तहत सरकार मनमाने तरीके से किसी भी इंसान को उठा लेती है और जेल में डाल देती है और कई सालों बाद वैसे ही हश्र होता है जैसा कि हमने पहले देखा निसार के साथ, मोहम्मद भट्ट के साथ या लतीफ़ अहमद के साथ, या 121 जो ट्राइबल आदिवासी लोगों को रिहा किया गया उनकी तरह उनका हाल होता है। इस लॉ के ख़िलाफ़ लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए और लोगों के बीच इस कानून के लिए अवेयरनेस जगाना बहुत ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सरकार मनमाना इस्तेमाल करती है इस कानून का। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को इस चीज़ को लेकर होगी वो उतना ही अच्छा होगा हमारे मुल्क के लिए। UAPA एक बहुत ही हार्मफुल लॉ है जिसके तहत लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर बनाकर जेल में रखा जाता है और ये एक तौर पर रिवेंज का या बदले की भावना के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत ही डिज़ास्ट्रियस है। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड ऑल्सो शेयर इट विथ अमंग योर फ्रेंड्स। टीम NIH।